हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली इंडियन लॉजिक पे होगा और इंडियन लॉजिक के कुछ कॉन्सेप्ट्स को आज हम अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। एंड यहाँ पे आप डेफिनेशंस को देख सकते हो। फर्स्ट इज लेक्सिकल, सेकंड इज स्टिपुलेटिव, थर्ड इज प्रिसीशन, प्रिसाइजिंग एंड द फोर्थ वन इज परसुएशन। तो अब हम इन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं जो कि 110% आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्सिकल से। लेक्सिकल क्या होता है? लेक्सिकल का मतलब होता है जो आप डिक्शनरी में पढ़ते हो, ठीक है, जो आपकी डिक्शनरी मीनिंग है उसको हम बोलते हैं लेक्सिकल। ये क्या करता है? एम्बिग्विटी को एलिमिनेट करता है। ऑफ कोर्स अगर हम डबल मीनिंग की बात करते हैं या एम्बिग्विटी मीनिंग की बात करते हैं, एम्बिगुअस मीनिंग की बात करते हैं, तो उसको एलिमिनेट करेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर स्टार की बात करती हूँ, स्टार एक तो सन वाला स्टार है जो आपके डिक्शनरी में मेंशन है। एक स्टार अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि अगर आपका एक्टर वाला स्टार है, तो इन दोनों को ही यहाँ पर एम्बिगुअस स्टेटमेंट को ये एलिमिनेट कर देगा। रीजन इज जो कि आपकी डिक्शनरी में मेंशन है, जो मीनिंग आपकी डिक्शनरी में मेंशन है उसके बारे में ये नोटिफाई करता है और एम्बिगुअस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करता है। तो लेक्सिकल डेफिनेशन इज यूज्ड basically with that meaning which is in already in dictionary meaning, right? So basically जो भी डिक्शनरी मीनिंग का एग्जांपल्स होता है वो लेक्सिकल में ही हम इंक्लूड करते हैं। स्टिपुलेटिव क्या होता है? स्टिपुलेटिव मींस जो हमने खुद से ही ऑर्गेनाइज किया है, असाइन किया है। फॉर एग्जांपल सेल्फी। सेल्फी कोई वर्ड नहीं है गाइस, ठीक है, ये हम लोगों ने ही आइडेंटिफाई किया है, ये पब्लिक नहीं आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इमोजीज, इमोजीज भी कोई एक ऐसा डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, ठीक है। गुड नाइट अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, राइट। फ्रेंड को आपने इस तरीके से लिखा, क्या ये नोटिफाई किया जा रहा है कि मतलब ऑनलाइन है कुछ, या फिर इसका अगर हम देखें डिक्शनरी मीनिंग है? नहीं है, क्योंकि हम इसको खुद बनाते हैं, खुद डिजाइन करते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ना ही ये नीदर स्टिपुलेटिव इज राइट, स्टिपुलेटिव इज ट्रू, नॉर फॉल्स, ठीक है, नॉर फॉल्स। तो इसकी स्टेटमेंट आती है। रीजन इज, अब देखो स्टिपुलेटिव को हम ना ही गलत कह सकते हैं क्योंकि ये हम खुद से बना रहे हैं, ठीक है। एक वर्ड दे दिया, एक मीनिंग दे दिया किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को, जैसे सेल्फी। अब सेल्फी से ही आप लोग समझ रहे हो इमोजीज, इमोजीज से आपको ध्यान में आ रहा है कि हाँ ये इमोजीज हैं, स्माइली है, रोने वाला है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्माइलीज हैं, इमोजीज है। तो ये वाला जो डेफिनेशन है, ये ना ही हम इसको नीदर सॉरी हाँ नीदर ट्रू नॉर फॉल्स, हम इसको ना ही ट्रू कह सकते हैं ना ही इसे फॉल्स कह सकते हैं। रीजन इज, आप सभी को पता चल गया है कि क्यों ऐसा होगा। रीजन इज क्योंकि हमने खुद से ही डेवलप किया है। प्रिसाइजिंग जो डेफिनेशन है वो क्या होता है? प्रिसाइजिंग डेफिनेशन इज मींस जो प्रिसाइज हो, बिल्कुल ही सिंपल हो और बिल्कुल ही शॉर्ट हो, शॉर्ट एंड कंसाइज, ठीक है, शॉर्ट एंड कंसाइज, तो उसको हम कहते हैं प्रिसाइजिंग, राइट। तो जो भी शॉर्टली हम डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल पुअर। अब पुअर का जो एग्जांपल है यहाँ पर क्या मेंशन किया है? मीनिंग दैट एनुअल इनकम लेस देन अ डॉलर ऑफ 4,000, नेट वर्थ लेस देन ऑफ 20,000 इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिसीशन, ठीक है। तो पुअर को हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन दे दी है। पुअर यहाँ पर हमारे लिए क्या है कि जिनका जो इनकम है, एनुअल इनकम है, वो 4,000 से लेस देन है, ठीक है, उसको हम पुअर बोलेंगे। और जिनका 20,000 से नेट वर्थ है उसको हमने प्रिसाइजिंग में डाल दिया, मतलब उसको पुअर में डाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी एक ऐसा वर्ड जिसको हम खुद से ही एक मीनिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं और हम एक पर्टिकुलर प्रिसाइजिंग मीनिंग को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, शॉर्टली डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रिसीजन। नेक्स्ट इज परसुएशन। परसुएसिंग मतलब जब हम किसी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, परसुएड करना, दैट मीन्स इन्फ्लुएंस एंड परसुएट। परसुएड मीन्स कि जब हम उसे उकसाते हैं ना, राइट। तो परसुएड मीन्स कि हमने उससे उकसाया किसी भी तरीके से, या हमने किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस किया किसी पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल एक एक्टर की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, ठीक है। एक इन्फ्लुएंसर की बात करूं, संदीप माहेश्वरी जी की बात करती हूँ, तो वो कौन है? इन्फ्लुएंसर है ना, मतलब वो हमें अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब पे, लाइक इन्फ्लुएंसर का रोल प्ले करते हैं। तो वो क्या है? वो हमारा परसुएशन है, वो कहीं ना कहीं हमें परसुएट कर रहे हैं, हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं
तो उसको हम कहते हैं परसुएशन डेफिनेशन। कहीं ना कहीं वो मीनिंग जो हमें कहीं ना कहीं परसुएट कर रहा है उस चीज को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज थ्योरेटिकल, लास्ट वन इज थ्योरेटिकल, सॉरी फिफ्थ वन इज, ये फिफ्थ है ना, तो इसको हमने थ्योरेटिकल मान लिया। थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होता है? थ्योरेटिकल इज टोटली अ थ्योरेटिकल, और हम बोल सकते हैं साइंटिफिकली आपका थ्योरेटिकल हो जाएगा, और प्रॉपरली यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको थ्योरी दे दी जाएगी। मतलब वास्ट होता है और थ्योरी बेस्ड होता है, वास्ट एंड थ्योरी बेस्ड। ठीक है, प्रॉपर थ्योरी लिखी होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो हम कहते हैं उसे थ्योरेटिकल। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं। अभी चलते हैं हम क्वेश्चंस पे, कुछ एमसीक्यूज को कर लेते हैं, और आप लोग को मैं कुछ होमवर्क में भी दूंगी, तो आप लोग वो भी करना। अब अगर मैं बात करती हूँ, लेक्सिटिव मींस मेडिसिन फॉर रिलीविंग द कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अब आप इसको किस में मानोगे? क्या ये स्टिपुलेटिव है, क्या ये लेक्सिकल है, क्या ये प्रिसीजन है, क्या ये आपका प्रिसाइजिंग है, या फंक्शनल है? ठीक है, तो लेक्सिटिव एक ऐसी डेफिनेशन है जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती है, सॉरी एक मेडिसिन है, तो इसको मैं क्या कहूंगी? दिस इज अ टाइप ऑफ, ठीक है, लेक्सिकल है ना। लेक्सिटिव एक ऐसी मेडिसिन है जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती है, दैट मीन्स ये आपका मीनिंग है ना, लेक्सिकल हो गया। नेक्स्ट इज अबॉर्शन। अबॉर्शन मीन्स रूथलेस मर्डरिंग ऑफ द इनोसेंट बींग्स। ठीक है, सो क्या इसको मैं लेक्सिकल में मानूंगी, क्या इसको परसुएसिव में मानूंगी, स्टिपुलेटिव में, या फिर थ्योरेटिकल में? तो अबॉर्शन को इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसकी एक डेफिनेशन दे दी है। तो अब आप मुझे ये बताओगे इसको हम किस में इंक्लूड कर सकते हैं? इनके एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें परसुएड कर रहा है। ठीक है, एबॉर्शन मींस रूथलेस मर्डरिंग ऑफ द इनोसेंट बीइंग्स, दैट मींस ये हमें परसुएड कर रहा है, हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है एबॉर्शन वर्ड। ठीक है, हमारी लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अवर ग्रुप माइनर मींस एनीवन अंडर द एज ऑफ 13। अभी इसका बताओ क्या मानोगे इसको? ये आपका प्रिसाइजिंग हो गया ना, प्रिसाइज डेफिनेशन आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दी, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रिसाइजिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, स्टिपुलेटिव। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन क्या है? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ। ना ही ये ट्रू है, ना ही ये फॉल्स है, मतलब इसको हम सॉरी, यहाँ पर नीदर ट्रू नॉर फॉल्स होगा ना, सी नहीं होगा, नीदर ट्रू नॉर फॉल्स, ना ही इसको हम ट्रू मानेंगे, ना ही इसको हम फॉल्स मानेंगे। जैसे ही मैंने स्टिपुलेटिव की बात की थी, अभी आपको यही समझा रही थी मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डेफिनेशन दैट हैज अ मीनिंग ऑफ डेलिबरेटली असाइन विद सम सिंबल। सिंबल को कौन सा असाइन करता है? जल्दी से बताओ। ऑफ कोर्स स्टिपुलेटिव सिंबल होता है ना, सिंबल आपको डिफाइन कर रहा है, सेल्फी हो गया, आपका इमोजीज हो गया, ये सारा सिंबल को डिफाइन कर रहा है। व्हेन द पर्पस ऑफ द डेफिनेशन इज टू एक्सप्लेन सम स्टेब्लिश यूज ऑफ द टर्म, इट इज अ डेफिनेशन कॉल्ड। एक पर्टिकुलर डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? लेक्सिकल। ठीक है, जो डिक्शनरी मीनिंग है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इज पुअर। पुअर को इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है 10,000 जिनकी एनुअल इनकम है, तो ये क्या है? प्रिसाइज वे में आपको डाल दिया है। ठीक है, मतलब हम इन क्वेश्चंस को क्विकली आंसर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाए आपके, तो आप आंसर को इजीली कर सकते हो, तो कैसे भी क्वेश्चंस आए तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। चलिए अब मेन मुद्दे वाली बात कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग और एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम डिडक्टिव से। डिडक्टिव क्या होता है? डिडक्टिव मींस जो एक लॉजिकल प्रोसेस जहां पर हमें क्या होता है, हमारे पास सब कुछ होता है, हमारे पास थ्योरी है, ठीक है, हमने उस थ्योरी को यूज भी कर लिया, अब यूज करने के बाद हम उसे जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, जनरलाइज कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं डिडक्टिव। अब डिडक्टिव में हम क्या बोलते हैं? डी जी पी, दैट मीन्स जो जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो प्रेमाइसेस हैं या फिर जो हम यूज करते हैं मल्टीपल प्रेमाइसेस को, उसको हमें ट्रू मानना होता है। रीजन इज क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास थ्योरी है, अब हमें उसे जनरलाइज करना है ना, तो इसलिए हमारा डिडक्टिव रीजनिंग वो हो जाएगा, कंक्लूजन बेस्ड ऑन द मल्टीपल प्रेमाइसेस जो हम एज्यूम करते हैं, जिसको हम ट्रू मान लेते हैं। ठीक है, अभी अगर हम इसकी बात करते हैं, कस्टमर्स आर हैप्पी इफ दे आर प्रॉम्प्ट सर्विसेज एट द स्टोर, सो वी प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विसेज एट अवर स्टोर, सो देयरफॉर कस्टमर्स आर हैप्पी विद द सर्विसेज ऑफ एट अवर स्टोर। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कस्टमर हैप्पी तभी होते हैं जब उन्हें सर्विसेज भी मिलती है स्टोर से, ऑफ कोर्स, तो वो प्रॉम्प्ट सर्विसेज चाहते हैं स्टोर से, तो इसीलिए कस्टमर्स को हमें हैप्पी रखने के लिए प्रॉम्प्ट सर्विसेज देना होगा, सो दैट मीन्स डिडक्टिव हो गया ना। हमारे पास ये थ्योरी थी, हमने उसी थ्योरी को यूज कर लिया कस्टमर्स के ऊपर, तो वो हो गया आपका डिडक्टिव।
अब हम बात करते हैं वैलिड और इनवैलिड की। तो वैलिड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। तो सिंपल से अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर हम ट्रू एंड फॉल्स से ही आर्ग्यूमेंट्स को ट्रू और फॉल्स से ही आइडेंटिफाई करते हैं क्या, या वैलिड और इनवैलिड से आइडेंटिफाई करते हैं क्या। तो आपको ये आंसर मुझे देना है। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता चल ही गया होगा, वैलिड और इनवैलिड से ही करेंगे, क्योंकि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो भाई वैलिड होगा और आपका इनवैलिड होगा, ठीक है। तो क्योंकि हम इनवैलिड और वैलिड की बात कर रहे हैं, तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर वो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं 1, 2 एंड 3। तो अगर आपके पास प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस आपको पता है दो प्रीमाइसेस होते हैं, अगर आपके पास प्रीमाइसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन ट्रू है, क्योंकि देखो जब आपके प्रीमाइसेस भी ट्रू आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, और कंक्लूजन भी सही आ रहा है, इसका मतलब ये आपका वैलिड हो गया। सेकंड, अगर आपके प्रीमाइसेस भी फॉल्स आ रहे हैं, दोनों प्रीमाइसेस भी फॉल्स आ रहे हैं और कंक्लूजन भी आपका फॉल्स आ रहा है, तो भी ये आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वैलिड आर्गुमेंट हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज, जब आपका प्रीमाइसेस फॉल्स में है और कंक्लूजन बिल्कुल सही है, सो ये भी आपका वैलिड ही होगा। रीजन इज, इसमें अगर हम बात कर रहे हैं प्रीमाइसेस आपका फॉल्स है लेकिन कंक्लूजन तो आपका सही आ रहा है ना, आपने भले ही गड़बड़ करी, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ाई नहीं करी लेकिन आप पास हो गए, तो पास हो गए ये नहीं देखा जाएगा ना आपने पढ़ाई की नहीं की, आपका जो रिजल्ट है वो पास वाला शो हो रहा है, ठीक है। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने पढ़ाई की थी नहीं की थी या जो भी था, ठीक है। लेकिन क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे आपका ट्रू आ रहा है, सही आ रहा है, सो इसका मतलब आप वैलिड मानोगे इसको, ठीक है। अब अगर मैं इनवैलिड की बात करती हूँ, तो इनवैलिड तब होगा जब आपके प्रीमाइसेस तो ट्रू आ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपके कंक्लूजन में एरर आ रहा है। जब आपके प्रीमाइसेस सही हैं तो कंक्लूजन में एरर क्यों आ रहा है भाई, इसका मतलब आगे आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है, आपका कंक्लूजन क्यों गड़बड़ हो रहा है, तो इसीलिए ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। सिर्फ एक ही केस होता है जब हम इनवैलिड की बात करते हैं, और वैलिड में ये सारे को हम इंक्लूड करते हैं, और पहला जो प्रेफरेंस देते हैं हम इस स्टेटमेंट को देते हैं। सपोज करो आपके पास ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो आप आपको जब एक को ही सेलेक्ट करना है तो आप पहले वाले को ही सेलेक्ट करोगे, ये भी चीज ध्यान रखना, राइट। आई होप कि आपको ये क्लियर है। अभी हम इंडक्टिव की बात करते हैं। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स वो होता है जब हमें क्या चाहिए होता है, थ्योरी बनानी होती है, जब हमें थ्योरी क्रिएट करनी होती है। अब थ्योरी क्रिएट करने के लिए तो भाई पूरा सीक्वेंशियल प्रोसेस हमें यूज करना पड़ेगा ना, ताकि हम उसे यूज कर पाए, थ्योरी को बनाना है हमें, ठीक है। तो इसमें भी सेम ही हम यूज करते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, इंडक्टिव में स्ट्रॉन्ग और वीक की बात होती है, स्ट्रॉन्ग और वीक। जैसे वहां पे वैलिड और इनवैलिड होता है ना, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट्स की होती है। तो वही सेम प्रोसेस रहेगा, जब प्रीमाइसेस आपके दोनों ही ट्रू हैं, कंक्लूजन आपके दोनों ट्रू हैं, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग में जाएगा, ठीक है, राइट। प्रीमाइसेस आपके दोनों फॉल्स है, कंक्लूजन भी फॉल्स है, ये आपका स्ट्रॉन्ग में जाएगा। प्रीमाइसेस आपके फॉल्स हैं और कंक्लूजन आपका ट्रू है, तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग में जाएगा। कौन सा आपका वीक में जाएगा, कौन सा आपका वीक में जाएगा, जब आपके प्रीमाइसेस तो ट्रू हैं लेकिन कंक्लूजन में कुछ एरर आ रहा है, वो फॉल्स है, सो दैट मींस वो आपका वीक हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ कोजेंट, कोजेंट हमारा इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम कोजेंट मानते हैं। कोजेंसी एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसको हम ट्रुथनेस, जो प्रीमाइसेस है ना उसके ट्रुथ को डिनोट करते हैं और लॉजिकल स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखना, कोजेंट आपका स्ट्रॉन्ग प्रीमाइसेस में माना जाएगा, क्योंकि आपके सही प्रीमाइसेस सही होने चाहिए और स्ट्रेंथ आपका डेवलप होना चाहिए। सो दैट मीन्स आप तभी कोजेंट को मानोगे, स्ट्रॉन्ग में मानोगे, जब आपका प्रीमाइसेस सारे के सारे ट्रू होंगे और आपका कंक्लूजन भी ट्रू होगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर है, क्योंकि कोजेंट से भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस में, तो आपको पता होना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, एमसीक्यूज पे। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट किस में जाता है, डीजीपी, दैट मींस जनरल टू पर्टिकुलर। सो आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका जनरल से पर्टिकुलर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन, लॉजिकल रीजनिंग आपका किस पे बेस्ड होगा, ट्रूथ ऑफ द इन्वॉल्व प्रोपोजिशंस, ठीक है, वैलिड रिलेशन बिटवीन द इन्वॉल्व प्रोपोजिशंस, सिंबॉलिक या फिर ऑर्डिनरी। तो जल्दी से मुझे बताओ। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका आ जाएगा ट्रुथ, लॉजिकल रीजनिंग आपका ट्रुथ को इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट इज द प्रीमाइसेस ऑफ वैलिड वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या हमें चाहिए होता है, क्या वो एविडेंसेस जो कि कंक्लूजन से निकल रहा है, देयर इज नो एविडेंसेस ऑफ इट्स कंक्लूजन, ठीक है, आर
are relevant from its conclusion and provide the conclusive evidence from its conclusion. तो अब आप मुझे ये बताओ कि इसका आंसर करेक्ट होना क्या चाहिए। वैलिड है, देखो कंक्लूजन तो चाहिए और एविडेंसेस चाहिए उसके लिए, कंक्लूजन के लिए। तो यहाँ पे कंक्लूसिव आ रहा है ना, कंक्लूड जिसको हम कर रहे हैं। और यहाँ पर समय, यहाँ पे जो दिक्कत है ना, ये दोनों ही पॉइंट्स वैसे सही हैं, बट यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे समय और यहाँ पे कंक्लूसिव है, तो ज्यादा अच्छा कौन सा है, ज्यादा बेस्ट कौन सा है, बेस्ट आंसर आप क्या चूज करोगे? तो फिर तो कंक्लूसिव एविडेंसेस को चूज करोगे ना। सम एविडेंसेस की बात नहीं है, वो एविडेंसेस जो कंक्लूड किए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डिडक्टिव आर्गुमेंट कंक्लूजन, आपको इसका आंसर होमवर्क में करना है, क्योंकि कुछ तो आप होमवर्क में भी करोगे, ठीक है। समिंग अप ऑफ द प्रीमाइसेस, नॉट नेसेसरली बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस, इंटेल्ड बाय द प्रीमाइसेस और एडिशनल टू द प्रीमाइसेस। अच्छा, अब आप मुझे ये वाला भी होमवर्क में ही करके दिखाओगे, तो दैट मीन्स आपका जो 11th और 12th क्वेश्चन है ना, ये दोनों ही आपका होमवर्क में है। वैलिड आप कब मानोगे, आपको एक ही पॉइंट को चूज करना है, ये भी चीज ध्यान रखना, ठीक है। और मैंने आपको बोला था जब आप एक पॉइंट को चूज करोगे तो आप क्या यूज करोगे, वो चीज भी ध्यान रखना। चलिए अब हम क्विकली वेन डायग्राम के ऊपर बात कर लेते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम में आप सभी को पता है कि जब हम वेन बनाते हैं तो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तीन सेट्स बना लेते हैं, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 एंड सेट नंबर 3, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इसको ये कहूं, ये मैंने तीन सर्कल्स बना लिए, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि सिर्फ और सिर्फ आप फाइंड आउट करो सेट नंबर ए और सेट नंबर बी को। ए और बी को आप अगर सेट नंबर ए और सेट नंबर बी को फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन आ गया, ये वाला आ गया ना, क्योंकि देखो ये आपका इस वाले सेट में भी आ रहा है और ये वाला आपका पोर्शन इस वाले सेट में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। उसी तरीके से मैं अगर ये कहूं बी और सी में कौन सा कॉमन है, तो बी और सी में तो भाई ये वाला डॉग वाला कॉमन है, ये वाला पार्ट, ये वाला इतना, ठीक है ना, समझ आ गया सबको। तो इसमें यही हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि जब कौन सा, और आपको प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, कौन सा सेट किस में आता है, जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा वैसे वैसे आपको देना पड़ेगा। सेलेक्ट द कोड ऑफ नॉट करेक्ट अबाउट द वेन डायग्राम, कौन सा इसमें से वेन डायग्राम को वैलिडेट नहीं करता है। ये देखो क्लासेस और प्रपोजिशन को वैलिडेट करता है, क्लियर नोटेशन है, वैलिड और इनवैलिड है, और डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग है। तो अगर वेन डायग्राम की मैं बात करती हूँ, वेन डायग्राम आपका ट्रू और फॉल्स होता है, ना कि आपका वैलिड और इनवैलिड होता है, तो इसीलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में से, बताओ जल्दी से, इन सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ो और वीडियो को पॉज करके बताओ कि कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब कौन सा इनवैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। जब आपके प्रीमाइसेस तो ट्रू आ रहे हैं लेकिन आपका कंक्लूजन फॉल्स आ रहा है, जब आपके प्रीमाइसेस तो ट्रू आ रहे हैं लेकिन आपका कंक्लूजन फॉल्स आ रहा है, दैट मीन्स वो वैलिड है। क्या वो वैलिड है? नहीं जी, है ना, दोनों प्रीमाइसेस ट्रू हैं, कंक्लूजन फॉल्स है, दैट मीन्स ये इनवैलिड हो गया, तो आंसर यहाँ पर ये सेकंड वाला करेक्ट हो गया। कौन सा इसमें से डिडक्टिव आर्गुमेंट का पार्ट नहीं है, ये वाला पूछा है, ठीक है, तो इसको हम वैलिड और इनवैलिड मानते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। कौन सा पार्ट नहीं है ये पूछा है ना, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, प्रीमाइस सपोर्ट करता है, फॉलो करता है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि ये डिडक्टिव आर्गुमेंट के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है इंडक्टिव का बताओ, और इंडक्टिव हम हमेशा ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड मानते हैं, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड मानते हैं, ठीक है। तो मैंने सारे ही पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। अगर मैं बात करती हूँ लॉजिकल रीजनिंग में, सारे क्वेश्चन सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, अब मैं डिस्कस कर लेती हूँ मैंने क्या क्या आपको कंप्लीट करा दिया है। आर्ग्यूमेंट्स आपका डन हो चुका है, ठीक है। फेलिसीज आपका डन हो चुका है, सारा का सारा मैंने प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना लिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट 2023 की बनाई है। फेलिसीज मैंने बता दिया है, वेस्टर्न और आपका इंडियन लॉजिक का। इंडियन लॉजिक मैंने डन करा दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। कंटेंट मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो टेलीग्राम पे आप लोग चेकआउट करते रहा करो। अब आपका जो रहता है ना वो सिलोगिज्म रहता है, ठीक है, बट मैं अभी सिलोगिज्म आपको नेक्स्ट क्लास में नहीं बताऊंगी। रीजन इज, इसको मैं आपको रीजनिंग में करा दूंगी, ठीक है। जब मैं रीजनिंग का टॉपिक लूंगी ना, तो मैं आपका फिर सिलोगिज्म कराऊंगी, क्योंकि अभी तो ये लॉजिकल चल रहा है ना, ठीक है। तो मैं रीजनिंग के कॉन्सेप्ट पे आपका सिलोगिज्म करा लूंगी, क्योंकि अब मैं कल से आपका आईसीटी शुरू कर रही हूँ। आईसीटी में इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं शुरू कर रही हूँ, तो आप लोग उनको अच्छे से कर लेना। और मैं स्टार्ट करूंगी बिल्कुल बेसिक से, तो एक एक पॉइंट को आप लोग मेरे सेशंस में करते रहो, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आती रहे।
So thank you so much everyone. Bye all.